अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि हम दिन की शुरुआत और ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम की शुरुआत किसी ऐसी थॉट से करें, किसी ऐसी बात से करें जो आपको पूरा दिन याद भी रहे और शायद आपको इंस्पायर भी करे, बल्कि यकीनन आपको इंस्पायर भी करे। तो आज मैं सोच रही थी जहाँ हम बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे ह्यूमन कंडीशंस का जिक्र करते हैं, उसमें बहादुरी और शुजात कहाँ पे होता है। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप में बहादुर फील करें, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्रेवरी कहते हैं। और लोग ये समझते हैं कि शायद ब्रेव होने का मतलब है कि आप हालात का डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन शायद आपके दिल में जो ना आपको अल्लाह मियां ने जिस तरह बुलेट प्रूफ बनाते हैं हम जैकेट्स वगैरह को, उस तरह शायद अल्लाह मियां ने आपको ज़ख्म को या दर्द को सहने की आप में सलाहियत ज़्यादा दी होती है। लेकिन जितने भी लोगों ने ब्रेवरी के बारे में लिखा है या जिनकी ज़िंदगी से हम निडर होना, बहादुर होना, उसकी मिसालें लेते हैं, अगर आप उनकी लाइफ में देखें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बल्कि बहुत ज़्यादा डाउन्स आए और शायद तकलीफ़ें भी उन्होंने बहुत सही। सो दैट इज़ वाई दे से कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में गम या तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि उस डर, खौफ, गम, तकलीफ़ के बियॉन्ड भी आप अपने आप को मजबूत रखेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बहादुरी या फिर ब्रेव होना। सो उम्मीद करते हैं कि आज आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हों, अगर इमोशनल हैं, फाइनेंशियल हैं, कोई और किस्म के चैलेंजेस हैं, काम पे कोई चैलेंज है, तो आप उसका बहादुरी से सामना करेंगे। अच्छा, बहादुरी में बड़ा ग्रेस भी होता है जी, और ख़ास तौर पे हम जब एज की बात करें तो कुछ लोग हम कहते हैं कि बड़ा ग्रेसफुली एज करते हैं और कुछ लोगों के हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे उम्र बढ़ती है। हमने देखा कि ओवर द वीकेंड पूरे इंटरनेट पे जेनिफर एनिस्टन की बर्थडे का जिक्र हो रहा था। और जेनिफर एनिस्टन, अगर आपको याद हो, फ्रेंड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर दिल अजीज़ कैरेक्टर रेचल उन्होंने प्ले किया था, और हमारा तो सारा टीनेज बचपन उनको देखते हुए गुजरा था। आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद जब वो अपनी 50वीं बर्थडे मना रही थी तो लोग हैरत में मुब्तला थे कि अभी भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। शी लुक्स मच मच यंगर देन हर एज। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त उनकी पुरानी और नई तस्वीरें आ रही हैं। लुक एट टुवर्ड्स द राइट, जो नाव वाली पिक्चर है, शी हैज़ रियली केप्ट हर सेल्फ ग्लोइंग। और अक्सर वो इस चीज़ों को इंडोर्स करती हैं। फिर कुछ आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ भी लिखे गए जिसमें ये पूछा गया कि क्या वजह है कि आज भी इतनी खूबसूरत हैं, इतनी जवान नज़र आती हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि येस, शी इज़ वन ऑफ द वेल नोन स्टार्स और बहुत पैसा, दौलत, शोहरत इनके पास होती है, लेकिन जो अपने ब्यूटी सीक्रेट्स में ये बात करते हैं, बड़ी नॉर्मल, बड़ी कस्मेटिक्स, आई थिंक कि एल्विनो को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, विच इज़ अ नॉर्मल केमिस्ट रिलेटेड लोशन। सो द आइडिया इज़ कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। और दूसरी बड़ी वजह जो इनकी इतनी वेल मेंटेन रहने की और एजिंग ग्रेसफुली की है, उसमें एक्सरसाइज आता है। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहेंगे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि चाहे जितना भी बिजी दिन क्यों ना हो, जेनिफर एनिस्टन सुबह 3 बजे उठकर एक्सरसाइज करती हैं। सो आई फील कि स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, एक्सरसाइज ये आपको ना सिर्फ जवान रखता है बल्कि आपको खुश भी रखता है, एंड दैट रियली शोज़ ऑन योर फेस एज वेल। तो आज हमने सोचा कि ये अच्छी आदतें हमेशा, जाहिर सी बात है, बचपन से ही शुरू होती हैं। हमारे सामने एक स्कूल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी आया जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, बल्कि तमाम ही स्कूल में जितनी भी क्लासेस थी सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मेरे लिए बहुत इंडियरिंग इसलिए था बिकॉज वही वाली बात कि छोटी सी एज में ही आपने ये अच्छी आदत बच्चों में डाल दी। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि दिस हैज़ बिन अ रियली सक्सेसफुल स्पोर्ट्स डे। और मेरे ख्याल में जो वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, उन्होंने इसकी अफादियत के बारे में तो बात की, लेकिन मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है वो है टीम वर्क। यानी इंडिविजुअल बेनिफिट्स तो आप इसके उठाते ही हैं कि जी आप चाको चौबंद हो जाते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, बच्चों में एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होती है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आप ये भी देखें कि ये दे लर्न टू परफॉर्म इन अ टीम। हमारी एक आजकल ऐसा माशरा, एक ऐसी सोसाइटी है जब हम हर कोई अपनी ना इंडिविजुअल, अपनी इनफरादियत पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँगा। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि पीपल आर एबल टू वर्क इन अ टीम। अच्छा जी, अब वापस आते हैं और आपको ये बताते चलें कि ये तो थी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, लेकिन आज हमारे पास जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ख़ास तौर पे लोग बार बार मेरे ख्याल में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, किचन के और घर के दूसरे अखराजात को बैलेंस करना, मैनेज करना
बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? लोग पहले तो हमेशा कहते थे ना कि जी जितनी चादर है उतने आप पैर फैलाइए, ये आज के ज़माने में अप्लाई करता है या नहीं, या हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चादर को बड़ी कर लें? इस पर हम बात करेंगे जी आज हमारे प्रोग्राम में 10 बजे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद द हेडलाइंस, विद द टॉप स्टोरीज एंड अ लॉट मोर, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, लेकिन हम तमाम मसलों पे ही तबसरा करते हैं और आपसे उम्मीद हमारी सबकी यही है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीली हमारे माशरे में भी आएगी, पॉलिसी मेकर्स में भी आएगी। लेकिन अब ज़रा इस आज के जो चंद रोज़ों में हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़बर थी जिसका बहुत इंतज़ार था, वो था जी सऊदी वली अहद का पाकिस्तान की विज़िट, और कल हमने उसकी मैराथन ट्रांसमिशंस भी देखी। जिस तरह हमने देखा कि उनका तैयारा जैसे ही पाकिस्तान की आसमानी हुदूद में पहुंचा तो हमारे एयरफोर्स के तैयारों ने उसको घेरा और किस तरह उसको एक सलामी पेश की गई। फिर जिस तरह इंतज़ार किया जा रहा था, आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाई रक्स और परफॉर्मर्स वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की सकाफत का एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उसकी। फिर ये भी हम देख सकते हैं कि तमाम ही मिनिस्टर्स अपने अपने काउंटर पार्ट से मिले, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है, क़यास आराइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही थी। एग्जैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं आए मीडिया में, लेकिन अंदाज़न 12 से 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है थ्रू द सऊदी इंटरवेंशन। और उसमें यही देखना है हमने कि किस तरह ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आने वाले दिनों में हमारी मईशत को हेल्प करेगा। हमने ये भी देखा कि कल जब वली अहद पाकिस्तान पहुंच गया, पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो उनकी जो गाड़ी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़ुद एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल ड्राइव की, और रात गए तक बहुत सारे MOUs साइन अप होते रहे, स्पोर्ट्स में मुशराकत के लिए भी काम होता रहा। इट इज़ अ वेरी बिजी डे एंड इट इज़ अ वेरी बिजी वीक फॉर एवरीबडी हु इज़ इन इस्लामाबाद। लेकिन जो इसके बारे में एनालिसिस आ रही है वो हम थोड़ी सी लेके चलना चाहेंगे, किस तरह ये असरअंदाज होगा पूरे इलाके, पूरे रीजन के आपसी ताल्लुकात पे भी, और किस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात आगे बढ़ेंगे। हम देरीना दोस्तों को देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि चाहे चीन हो चाहे तुर्की हो, ये हमारे अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन जो हमारे पास इनका इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए वो शायद नहीं आ रहा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब मोईद पीरज़ादा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह वली अहद की पाकिस्तान में आमद को एक नया बाब तस्वुर किया जा रहा है सऊदीया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसको सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा? सऊदी क्राउन प्रिंस जो है उनका जो ये इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है सऊदी मनी के लिए, बिकॉज कुछ ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबियन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं वो क्राउन प्रिंस हैं, वो सऊदी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और सऊदी इन्वेस्टमेंट्स और सऊदी जो पैसा इन्वेस्टेड है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या बरतानिया हो या यूरोप हो, उसको वो लेवरेज करके ईस्ट की तरफ लेकर आना चाहते हैं। और जहां पर ये पैसा जो है ये रुख इख्तियार कर सकता है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, इन ममालिक की तरफ ही आ रहा है। तो इसका ताल्लुक जो है वो सऊदी जियो पॉलिटिक्स से है। हाँ, पाकिस्तान हैज नेगोशिएटेड वेल इन द सेंस कि पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को मतलब जरूरी नहीं था कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आती, तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। तो सऊदी गोल एक ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और कतर की जो लेवरेजिंग है या उनकी जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो अच्छा डॉक्टर मोईद, एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम इस खित्ते के जितने भी ममालिक को देखें जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, आपने खुद इशारा दिया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चीन भी ये बात कहता है कि वन बेल्ट वन रोड का जो उनका एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है, एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहते थे कि हमारी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, सो ऑफ कोर्स दैट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इज देयर। मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान जहां पे भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो भी इससे असरअंदाज होगा? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 8 माह से
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक शख्स से है और वो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पहले अपने आवाम से कमिटमेंट थी इलेक्शन से पहले कि वो जो जंगें शुरू हो चुकी हैं बहुत पहले से उनको खत्म करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका एक बिजनेसमैन, एक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है सारे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। इस वक्त भी अमेरिका के 45 से 50 अरब डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में खर्च हो रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में, डिफरेंट चीजों में, और 4-5 बिलियन डॉलर्स तो वो देते हैं बजटरी सपोर्ट के लिए काबुल गवर्नमेंट को। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि कम से कम प्रेजेंस हो, अमेरिका का जो फुटप्रिंट है अफगानिस्तान में कम से कम हो, लेकिन उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी न किसी फॉर्म में मिलिट्री बेसिस उनके जो हैं वो वहां पर रह सकें, और वो तालिबान को ये कन्विंस करना चाह रहे हैं। और तालिबान भी ये समझते हैं कि अगर वो तालिबान ये कह चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में अब मुकम्मल कंट्रोल ना हासिल करना चाहते हैं, ना देखते हैं कि वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे, और तालिबान जो जिस काबुल के रजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं ये समझता हूं कि तालिबान की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि उनको अमरीकी मदद और अमरीकी पैसा चाहिए होगा, इसलिए चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। अब अमरीकी ये चाहते हैं कि तालिबान पहले से कमिटमेंट्स कर दें काबुल हुकूमत को एक्सेप्ट करने की, या काबुल हुकूमत के साथ डायरेक्टली नेगोशिएशन करें। तालिबान ये चाहते हैं कि पहले अमरीकी अपनी एक विड्रॉल डेडलाइन जो है वो दे दें, जो अभी तक अमेरिकन ने दी नहीं है, क्योंकि प्राइवेटली हम ये सुन रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक या मई के शुरू तक अमेरिकी फौजें जो हैं वो वहां से क्योंकि डॉक्टर मुईद आप यहाँ पे फौज का ही जिक्र कर रहे हैं, कुछ इस्लामी फौजी इत्तेहाद का भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी होगा। जिस तरह के हम जानते हैं कि जनरल राहील शरीफ जो कि फॉर्मर सिपह सलार थे पाकिस्तान अफवाज के, और अब वो उन्होंने लीड किया ये इस्लामी फौजी इत्तेहाद को भी। इसके अलावा कल भी हम ये बात सुन रहे थे कि इस वक्त के जो मौजूदा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी बहुत सारी मुलाकातें की हैं, और उनका भी एक बहुत ही अहम रोल रहा है सऊदी पाकिस्तान रिलेशंस को आगे ले जाने में। कल हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि अगर खुदा न खासा कभी भी कोई इस तरह की बात हो कि हरमैन शरीफ पे कोई खतरा हो, दिफाई खतरा हो, तो पाकिस्तान जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो उस इत्तेहाद का हिस्सा होगा। आप इन स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं और ये फौजी इत्तेहाद किस तरह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर आप इसको माइंड में रखिए कि जनरल राहील शरीफ जो है वो 2016 के नवंबर में रिटायर हुए। उनकी रिटायरमेंट को तकरीबन 2.5 बरस होने को है, और रिटायरमेंट के फौरन बाद ही, रिटायरमेंट से पहले ही था कि वो ज्वाइन करेंगे इस एंटी टेररिज्म जो एक इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स है सऊदी अरब में बेस, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। उनकी बड़ी प्रेजेंस है। कहते हैं कि ही हैज दी आईज इन द ईयर्स ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक इन्फ्लुएंस भी है, और उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में ताल्लुकात में हम आंखी पैदा करने में, बेहतर अंडरस्टैंडिंग में, बेहतर कोऑपरेशन में भी उन्होंने रोल प्ले किया। उनका यहाँ पे आना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि क्राउन प्रिंस के आने से पहले जो हराबल टीम आती है, जो एक एडवांस पार्टी आती है, उसमें राहील शरीफ भी आते हैं। यहाँ आके वो जनरल बाजवा से मिलते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से मिलते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। सही। अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल भी कोशा नहीं है कोई बहुत एक्टिव रोल प्ले करने के लिए। सो ये एक सिंबॉलिक है। अभी तक ये जो सारा मिलिट्री अलायंस है ये सिंबॉलिक है, इसके कोई टीथ नहीं है, इसके अंदर कोई मसल नहीं। मैं समझता हूँ सिंबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन डॉक्टर मुईद आप क्या समझते हैं कि यमन का भी यहाँ पे थोड़ा जिक्र करती चलूं, जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी अगर सिंबॉलिकली भी है लेकिन स्टेटमेंट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं और इसका कोई भी मतलब लिया जा सकता है। अगर आप इसको सिर्फ सिंबॉलिक लिप सर्विस भी कह रहे हैं या फिर एक ओवर आर्चिंग एक तरह से समझ लीजिए कि जी एक पॉलिसी डायरेक्टिव है ये मे बी, लेकिन इसको टैक्टिकली किस तरह ट्रांसलेट करेंगे ये अभी हमें नहीं पता। आप ये बताइएगा कि यमन के हवाले से भी सऊदी अरब की तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान वहां पे जो फौजी दस्ते हैं उसमें पाकिस्तानी अफवाज भी शामिल हों, और उसको हमने रेजिस्ट किया है। क्या ये मामला भी दोबारा उठेगा? अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मिलिट्री कमिटमेंट ऑन ग्राउंड करेंगे यमन में। सऊदीज वहां से निकलना चाहते हैं। यमन ही की वजह से सऊदी अरब की जो प्रेस्टीज है वो अमेरिका के हलकों में और फिर यूरोप में, बरतानिया में बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और सऊदीज चाहते हैं कि उसका एक हल ऐसा निकल सके जिसमें उनको कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान ना हो। ईरान भी चाहता है कि कोई हल निकल सके। वो भी समझते हैं कि अगर इसका हल निकलेगा तो उनका लेवरेज जो है यूरोप के साथ उसमें इजाफा होगा। वो भी फंसे हुए हैं अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में एक रोल प्ले कर सकता है।
सही। डॉक्टर मुईद, एक सवाल आपसे खित्ते के हवाले से भी करना चाहूँगी। अभी आपने इशारा दिया कि अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी अफवाज का इनखला, नेटो फोर्सेस का इनखला हो रहा है, उसका भी क्योंकि एक तरह से टाइम टेबल बनना है, एक तरह से उसकी स्ट्रैटेजी बननी है। सऊदी अरब और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं और ख़ुसूसन जो उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के तवस्सुत से उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस का आगे बढ़ना खित्ते में कोई रिपल्स क्रिएट कर सकता है, ख़ुसूसन अफगानिस्तान और अभी आपने जैसे जिक्र किया ईरान के हवाले से, क्योंकि ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जिनके डिफरेंसेस पाए जाते हैं सऊदी अरब से? हाँ, देखिए ये एंगल जरूर है, बिकॉज जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं कतर को छोड़ के उनके ईरान के साथ बहुत ही खचाव के ताल्लुकात हैं, खासी उसमें जो है नाराजगियां हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हैं। और सऊदी अरब और यूएई तो ये चाहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट के नतीजे में वो ईरान को पाकिस्तान से बाहर रखें और ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ग्रो ना होने दें। पाकिस्तान के ऑन द अदर हैंड शुरू से ये कोशिश रही है कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट का रोल जो है वो प्ले करे। ईरानियंस भी इसे अंडरस्टैंड करते हैं, कई दफा इसमें बदगुमानियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन ईरानियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इसको अंडरस्टैंड करती है कि पाकिस्तान जो है उसका झुकाव मुकम्मल एक तरफ नहीं होता और पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ भी अपने रवाबित मेंटेन रखता है और मेरा ख्याल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि रखेगा। सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा सूदमंद करार दिया जा रहा है माशी तौर पे भी इसको कि मेशत के लिए बहुत सारे MOUs भी साइन हो रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी मामला बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद लोग लगाएं कि पाकिस्तान की मईशत को इस विजिट से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हम पाकिस्तान में ग्रो कर गए हैं, हम पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हमारी थिंकिंग जो है वो इवॉल्व कर रही है, ग्रो कर रही है। गुज़श्ता चंद वर्षों में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है, जहां पर यूरोपियंस भी इंटरेस्टेड हैं, बरतानिया भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है, इजराइल भी इंटरेस्टेड है। इसी तरह सऊदी अरब, यूएई, ईरान भी हिंदुस्तान की मार्केट में इंटरेस्टेड है। हम उस तरह से हिंदुस्तान के साथ कम्पीट नहीं करते, ना करना चाहते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ करता है। हम हिंदुस्तान को पहुंचने वाले फायदे को पाकिस्तान का नुकसान नहीं समझते। ये हिंदुस्तान की एक लिमिटेड थिंकिंग है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जहां कहीं भी स्पेस मिलेगी, फायदा मिलेगा, सीपैक की शक्ल में मिले या जीसीसी कंट्रीज में मिले, तो वो उसको हिंदुस्तान का नुकसान समझते हैं। तो हमें हिंदुस्तान के साथ होने वाले मायदों पर कोई परवाह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हम अपने एक मखसूस जिसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी रादर देन द रेड ओशन स्ट्रैटेजी, हम उस तरह से हिंदुस्तान के साथ कंपीट नहीं कर रहे। हम अपने मफाद में इंटरेस्टेड हैं, उस लिहाज से सऊदी इन्वेस्टमेंट्स और सऊदी रिलेशनशिप बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईद हमारे साथ मौजूद होने का। और यकीनन एक नया बाब तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त दोस्तों की और मजबूत रवाबित की ज़रूरत है और हमें यह सबको नज़र आ रहा है, एनालिसिस भी यही पॉइंट आउट करता है कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत इस पर बहुत फोकस्ड है। अब जी प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिलो पाकिस्तान है का टाइम है, तो हम आपकी मुलाकात किससे करवाने वाले हैं ये जानने के लिए देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं माहीन फातिमा से। माहीन के बारे में आपको बताते चलें कि हाल ही में इन्होंने अपने O लेवल्स एग्जाम्स कंप्लीट किए हैं और उसमें ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट इनका आया, बिकॉज इनको मिले हैं जी 6 A स्टार्स एंड 3 A's और तमाम के तमाम जो A स्टार्स हैं, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि वो 90% प्लस मार्क्स पे मिलते हैं, वो इनके तमाम साइंस सब्जेक्ट्स में हैं। शी इज़ करंटली डूइंग हर A लेवल्स एंड वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। सो सबसे पहले माहीन, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहीन, मैं हमेशा जब शोकेस करती हूँ हाई अचीवर स्टूडेंट्स को, तो मेरी कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स को ये बताएं कि यू डोंट जस्ट नीड टू बी अ नर्ड बट यू हैव अ बैलेंस लाइफ। तो सबसे पहले अगर तुम्हारा स्टडी स्केड्यूल में पूछूं कि इस तरह का रिजल्ट आने के लिए ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन तुम अपना टाइम कैसे डिवाइड करती थी? टाइम एक्चुअली जो है इंसान को हर चीज़ करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ग्रोथ रहना, सिर्फ पढ़ के जो है कभी भी जो है लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी लाइफ स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं। जी, क्योंकि आगे प्रोफेशनल लाइफ में कभी पढ़ाई और एकेडमिक्स काम नहीं आती, लाइक नॉट ओनली योर रिजल्ट लेकिन योर एक्सपीरियंस एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस काउंट। राइट, तो इसलिए हमेशा जो है आई ट्राई टू कीप माई लाइफ इन बैलेंस। और पेरेंट्स ने भी कभी वो नहीं किया फोर्स के सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उनके एंड में कर ही लेगी, दैट्स नॉट, मतलब कर लेती थी। अच्छा, जिस तरह तुम्हारा रिजल्ट मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा प्री साइंसेस में, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स में, बहुत अच्छा रिजल्ट है और अब तुमने इरादा भी कर लिया डॉक्टर बनने का, तो किस पॉइंट पे तुमने रियलाइज़ किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा?
पर्सनली पहले जो है मुझे मैथमेटिक्स भी बहुत पसंद था और थ्रू अपने स्कूल लाइफ आई यूज्ड टू गेट हाईएस्ट मार्क्स लाइक एवरी टाइम. लेकिन बायोलॉजी लाइक आई लाइक डिटेल सब्जेक्ट्स एंड आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स इन पर्सनल लाइफ इज वेल. लाइक लाइफ में भी बहुत हेल्प होती है, सिर्फ पढ़ के एप्लीकेशन बहुत है इसकी. तो इसलिए आई लाइक आई वुड बिकम एप्टीट्यूड भी होता है ना. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू हम स्कूल में जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो इवन यू फील सो एम्पावर्ड जब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको इट्स ओपनिंग अप योर माइंड कि एक सेल के भी कितने पार्ट्स हैं, द लेयर्स ऑफ इट, यू फील लाइक यू फील वेरी नेचर पे वो होता है कि अल्लाह मियां ने कितनी सारी चीजें बनाई, कितना डिटेल में सब कुछ बनाया, हमें उस पे होता है. वरना वैसे भी क्योंकि अपना आपको पढ़ना वो एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नाउ दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर, किसी चीज में स्पेशलाइज करने के बारे में? एक्चुअली मुझे जनरल फिजिशियन ही बनना है. सर्जन बनने का इतना वो नहीं है. लाइक जनरल फिजिशियन आई वांट टू बी. फिर आई वांट टू गो अब्रॉड एज वेल, पढ़ के फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ इंशाल्लाह. लेकिन अभी अब ए लेवल्स के ग्रेड्स में, ए लेवल्स में अब बहुत मेहनत करनी है. ओ लेवल्स इज कंपैरेटिवली इजियर, लेकिन एट ए लेवल्स यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड. और did all that. So Maheen, now how has the study plan changed? यानी जिस तरह तुमने खुद कहा कि जैसे जैसे अब क्लास बढ़ती है, पढ़ाई और मुश्किल होती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस और मुश्किल हो जाता है. जी ऑफ कोर्स, ये ओ लेवल्स में हम सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है सबको साथ लेके चलते हैं और हो जाता है. पेरेंट्स में वो नहीं क्या सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ के ऑफ कोर्स नहीं करना. अब ए लेवल्स में आके बिकॉज पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है और यूजुअली रिजल्ट्स उनके गिर जाते हैं क्योंकि वो लोग इतना फोकस नहीं करते हैं ए लेवल्स में आके. डू यू फील द प्रेशर ऑफ इट, लाइक क्योंकि तुमने अब ओ लेवल्स में अच्छा रिजल्ट किया तो ए लेवल्स में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं पेरेंट्स की बिकॉज रिजल्ट आया था ओ लेवल्स का, तो सबकी एक्सपेक्टेशन, पूरी फैमिली लाइक दे आर वेरी हैप्पी. और बाकी फैमिली में भी दे आर वेरी हाई अचीवर्स, लाइक मतलब कजन्स में भी. सो ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता है, लेकिन मतलब पेरेंट्स नो दैट आई इंशाल्लाह आई विल डू इट. और मेहनत करनी है, फोकस रहना है. वो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मनी फॉर यू? क्योंकि मैं अक्सर जब मेरे पास पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी हम कौन सी फील्ड में जाएं, और जब वो करियर काउंसलिंग एडवाइस मांग रहे होते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि जी इस फील्ड में जाने का स्कोप क्या है. और जो मैं समझ पाती हूँ उनकी बात से कि भाई मुझे पर्क्स क्या मिलेंगे, मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, कितनी मेरी सैलरी होगी, हाउ एम आई गोइंग टू राइज इन द रैंक्स. और जैसे ही आप मेडिकल के बारे में सोचते हैं आप कहते हैं भाई एक तो इनिशियल स्टेज पे ही बहुत मेहनत है, फिर अगर आप जैसे आपने कहा कि स्पेशलाइज करना है या सर्जन बनना है तो द पढ़ाई एंड द मेहनत एंड द एफर्ट विल कंटिन्यू फॉर लाइफ. तो और अगर हम लोकल सर्कमस्टांसेस में देखें तो फाइनेंशियली इतना शुरू के स्टेजेस में रिवॉर्डिंग भी नहीं है. हाँ, तो आपके लिए पैसे कितने इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में? पैसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. पैसे तो लाइफ में, पैसे के बगैर तो नो वन कैन प्रायोरिटी डिपेंड करती है. प्रायोरिटी पढ़ना है या मतलब पढ़ाई बिकॉज इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अगर है तो आप पढ़ सकते हैं. अगर इंटरेस्ट है इंशाल्लाह स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आराम से, लेकिन स्किल मेहनत करनी होती है. लेकिन मिलती है, जो पढ़ते हैं उनको मेहनत करनी होती है, उनकी नियत होती है. तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत ही कोई लुक्रेटिव ऑप्शन आए आउटसाइड द कंट्री वेयर यू हैव टू लीव योर फैमिली और आपको एक नई जगह पे जाना है, परफॉर्म करना है, बट यू नो कि मैंने अगर थोड़ा अर्सा भी वहाँ काम करके लगा लिया तो मेरी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी, मैं बहुत पैसे ज़्यादा यू वुड लाइक टू डू दैट? जरूर. But just for the money or for the experience? Experience में घूमने का भी बहुत शौक है. Like recently we went to Pakistan tour. Like मतलब पढ़ के I want money और फिर घूमने का world tour and Pakistan tour. I want to explore places. अच्छा माहिन, पढ़ाई के अलावा और क्या hobbies and passions हैं? Hobbies, I do not usually read books. बहुत अजीब लगता है usually पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ती. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉच शोज एंड मोस्टली मोबाइल पे टाइम गुजरता है जो कि गलत है. बट क्राफ्ट या कोई स्पोर्ट्स का तुम्हें कोई शौक? स्पोर्ट्स का यस वी कैन से बैडमिंटन आई यूजुअली प्ले. वरना उसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का इतना इंटरेस्ट नहीं है बचपन से. लाइक आई वाज एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है. बट यूजुअली आई वॉच टीवी शोज अपने फारिग टाइम में. मतलब लोग समझते हैं मैं सिर्फ पढ़ती हूँ. फ्रेंड्स में भी फ्रेंड्स में भी होता है कि जब बताओ कितना पढ़ा, मैं कहती इतना ही पढ़ा, मैं ये करी थी वो करी थी. बट लाइक झूठ नहीं बोलो, तुम तो पढ़ती रहती हो.
एक्सपेक्टेशन होती है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि प्रेशर ज़रूर लोग फील करते हैं कि जी ओ लेवल्स में अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो ऑटोमेटिकली नाउ एवरीबडी स्टार्ट्स अज्यूमिंग कि आप ए लेवल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. बट माइन हियर इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू हैविंग दीज सक्सेसेस इन लाइफ. और जिस तरह आपने खुद कहा है, और यंग बच्चे जो है ना बड़े दे फुल ऑफ पैशन एंड दे हैव देयर प्रायोरिटीज राइट. तो उन्होंने कहा कि जी मैं ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल करूंगी जिसमें मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़े, बट इट इज़ फॉर द एक्सपोजर एंड इट्स फॉर द एक्सपीरियंस एज वेल, एंड ऑफ कोर्स पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे. इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. उसके बाद जैसा कि हमने आपसे कहा था, द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लाइंड अप टुडे इज़ कि किचन और घर के अखराजात कैसे मैनेज किए जाएँ. सॉर्ट ऑफ इनके कॉमेंट्स हमें वहीं पर लीड कर रहे हैं. आजकल जो बार बार कहा जाता है कि महंगाई बहुत है, मुश्किल हो गया है घर चलाना, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कोई टिप्स भी हो सकते हैं अपने अखराजात को बेहतर मैनेज करने के लिए. हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जैसा हमने आपसे कहा कि अब थोड़ी बात हो जाए घरेलू अखराजात की, खुसूसन किचन के एक्सपेंसेस की. कई लोगों का मानना ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो गया है. पहले आप जाते थे सुपरमार्केट में और आपको जो 100 तरह के स्नैक्स भी पसंद आते थे, एक्स्ट्रा लवाजमात, अगर आपने कोई सॉसेस लेनी है, अचार लेने, मेयोनीज़ लेनी है, आप अपनी ट्रॉली भरते चले जाते थे, और फिर भी बाय द टाइम आप काउंटर पर पहुँचते थे तो आपके लिए इतना ज़्यादा कोई बड़ा झटका, आपको बिजली का झटका नहीं लगता था. लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स का भी छोटा वाला पैकेट डाल के जब तक आप काउंटर पे पहुंचते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा डेंट आपके पड़ने वाला है, वॉलेट पे भी और क्रेडिट कार्ड पे भी. तो ऐसी सिचुएशंस में चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए. आते जाते हम बार बार ये सूरत हाल देखते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत अभी ज़रा सी बढ़ी नहीं, दूसरे ही रोज़ जो आपके गली के कोने वाला भी सब्जी फरोश था उसने भी कीमतें बढ़ा दी. हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती. जो रेट कार्ड दिया जाता है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता. हम अक्सर देखते हैं कि रमज़ान से पहले रेट्स को दोबारा रिवाइज़ किया जाता है ताकि आम लोगों की भी पहुंच में दस्तरस में ये चीज़ें हों, लेकिन उस वक्त भी यही मामलात होते हैं कि प्राइसेस सिर्फ बढ़ती चली जा रही हैं. आपसे हम सब ने ये जुमले सुने हैं कि जी एक ज़माने में सब्ज़ी वाले के पास जाते थे तो हरा धनिया, पुदीना और नींबू तो वो वैसे ही मुफ्त दे देता था. अब मुफ्त सिर्फ मुस्कुराहट और कभी कभार वो भी नहीं. तो अब मामलात क्या हैं, सबसे पहले ज़रा लोगों के इस पर क्या तासुरात है वो आपको सुनाते हैं. हमने मार्केट्स में लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वाकई किचन चलाना, मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है. लेट्स टेक अ लुक कि उन्होंने क्या कहा. 2 किलो दाल आती थी, वहाँ 1 किलो पे गुजारा हो रहा है. जहाँ इतना पकता था कि चलो भाई अपना कोई आता था तो माशाल्लाह खा के जाता था, फिक्र नहीं थी. अब सोचना पड़ता है, हकीकत बात, अब सोचना पड़ता है. पहले लग्जरीज के तौर पर जैसे हम खाते थे, कोई चीज़ें देसी घी ले लिया करते थे या कोई अच्छी चीज़, अब ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं. फरमाइशी प्रोग्राम तो अब चलेगा नहीं किसी का भी, ना बच्चों का ना अहलिया का. वो भी कहती है कि मैं कोई चीज़ उठा लूँ, ये ले लूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं कोई फालतू चीज़ नहीं लेना, बस मेरा बजट आउट हो जाएगा, फिर मुझसे ख़रीदा नहीं जाएगा. मैं पेमेंट करनी है ज़ाहिर है. तो वाइफ को जैसे वो शैम्पू ले लें या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कोई चले कि मैं ये पकाऊंगी तो मैं ये ले लूँ, तो वो मैं उसको मना कर देता हूँ कि मतलब नहीं लो, बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वो ले लो. किचन का चूल्हा जलना भी बड़ी मुश्किल हो गया है. पहले अगर 3 वक्त का खा रहे, इस वक्त 2 वक्त का खाना खा रहे लोग. तो 5-6 हज़ार रुपये घर से लेके निकलते कि यार ये एक्सपेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा, और पता चलता है जब घर पे पहुँचते हैं तो वो 5,000 नहीं होते, वो तकरीबन निकल जाते 7-8, 10,000 निकल जाते हैं. तो यार ये हालात है, महंगाई बहुत बढ़ गई भाई. अभी 1 किलो टमाटर हमें चाहिए थे, आधा किलो टमाटर लिया हमने, हमारे बजट में नहीं आ रहा. हम क्या करें? हम तो पहले तो 2-2 किलो टमाटर लेते थे, अब बजट में नहीं आ रही, कोई चीज़ बजट में नहीं आ रही. घर वाले कह रहे हैं पैसा अगर हम लोग सारा खर्च कर देंगे तो आखिरी वाला 15 दिन कौन संभालेगा हमें. हर चीज़ महंगी होती जा रही, तो जो बजट हमारा होता है उससे हम थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है. किचन मैनेजमेंट जो है ना, वो अब किचन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है. जी जनाब, किचन मैनेजमेंट अब हो गया है किचन कॉम्प्रोमाइज़. ये जुमले आप और मैं लिए. 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ले लो. गुस्सा करना, छोटी चीज़ उस वक्त ढूंढने की कोशिश करना, ये वो मनाज़र हैं जो आप और मैं आमतौर पे देखते हैं. इसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं, कैसे आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं, आज ये बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आयशा. ये एक होम बेस्ड अपना बिजनेस भी चला रही हैं. शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. स्नैक्स टाइम इनकी कंपनी का नाम है, एंड शी प्रोवाइड्स रेडी मेड, हाफ कुक्ड, प्री
प्री कुक्ड स्नैक्स जिसको आप या तो फ्राई करके या थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच शेफ आयशा फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं, आज न्यूज़ पे ही आप इनको बड़ा प्रोमिनेंटली देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ आवर लीड एंकर्स अली आबिद। थैंक यू वेरी मच अली फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया कि आपने बुलाया। और ये जो मामलात हैं ये तो आप रोज हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों को देते रहते हैं। आज इसकी कीमत बढ़ गई, आज पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पाकिस्तान में सिर्फ कीमतें ऊपर ही क्यों जाती हैं अली? अच्छा एग्जैक्टली हमें एक बात समझनी होगी। आपको पता है ट्रांसमिशन आपने मैंने बड़ी साथ की है, क्रिटिसिज्म पे मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ लेकिन हमें एक चीज़ ये सोचनी चाहिए, आज से 10 साल पहले लिविंग स्टैंडर्ड हमारा क्या था, सही। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। मैंने अपना बचपन गुजारा, शायद आउटिंग 3 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा फैमिली की होती थी, माइक्रोवेव ओवन नहीं होते थे और सस्ती आउटिंग होती थी अली। एग्जैक्टली उस जमाने में जो आप सॉसेस की अभी बात कर रही थी अपने ओसी में, तो सॉसेस नहीं होते थे घर में, एक ही तेल होता था, हरी चटनी होती थी, हमने खुद ही ब्लेंडर में ना पुदीने और हरी मिर्चों के साथ बना लेती थी। अब आपके पास चीजें बहुत आ गई हैं, इंग्रेडिएंट्स बेनते आ गए। अब जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं तो कट टू साइज करना पड़ेगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट रिडक्शन जब आप करते हैं तो फिर दीगर जगहों पे कर रहे होते हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे होते तो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता है। तो आपने कहा ये दिल और ज़बान के चटखारे को जरा कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे मुझे याद आई आयशा, ये बताइएगा कि पहले हम यही जो भी स्नैक्स का जिक्र हो रहा था सब घर में बना लेते थे। स्नैक्स क्या होते थे जी, शामी कबाब बन गए और चपली कबाब बन गए और वो बस रखे में उनको इस्तेमाल कर लिया। बजट थोड़ा सा अगर पहले महीने के शुरू में बना लिए शामी कबाब तो उसमें गोश्त ज़्यादा होता था, आखिरी में बनाया तो उसमें दाल ज़्यादा होती थी, यही स्नैक्स थे हमारे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि जितनी रेसिपीज़ हैं, जितने स्नैक्स हैं, उनको घर में बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता है बनिस्बत इसके कि आप उसको फ्रोज़न ख़रीद लें। आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि घर में बनाने में आपका टाइम भी काफ़ी खर्च हो जाता है और पैसे भी खर्च होते हैं डेफिनेटली, लेकिन सेहत आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाज़ार में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम बाज़ार की चीज़ को आंख बंद करके नहीं ख़रीद सकते। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रोज़न फूड सुपरमार्केट्स में जाते हैं, स्टोर बॉट्स ख़रीद के ले आते हैं डब्बे, लेकिन अब जो नॉलेज आ रही है, जो अवेयरनेस आ रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल है, MSGs का इस्तेमाल है और आपको नहीं पता वो किस उसमें बन रही है, चाहे आप अच्छे से अच्छा ले आए। चीज़ एक्सपायरी जिसकी डेट ही 6 महीने बाद की है, तो अगर वो बैच आगे पीछे हो गया तो पता नहीं वो कब मैन्युफैक्चर हुआ था और आपके पास अवेलेबल है और खुदा ना खासा उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट। लेकिन अली, ये पहले जो हम कहते थे कि घर में बनाए अच्छा होगा, म्यारी होगा, लेकिन the budget of it, I mean, आज एक केक लेना बाहर 800-1000 रुपए का ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप मैदा, अंडा, फिर उसके बाद इतनी उसको बिजली लगाएं, इतनी उसकी गैस लगाएं जो कि वैसे नहीं आ रही, उसने फूलना है नहीं फूलना, केक का दिल बैठा जाता है यही सोच के। अच्छा, मैं चूँकि कुकिंग का शौकीन भी हूँ, लेकिन बस कहना चाहिए कि मौसम देख के करता हूँ, दिल चाहे तो कर लिया, नहीं दिल चाहे बहुत अच्छा है अली, आज आप कुछ पका लें जाके, या बच्चों का दिल चाहे कि ये बना दे, मैंने बना दिया। मैं ये समझता हूँ, ये बहन कह रही थी कि आपको होममेड चीज महंगी बैठती है, अगर आप बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो आपको महंगी नहीं बैठती है। हाँ, जाहिर सी बात है आप शॉर्ट क्वांटिटी में बनाती हैं तो जाहिर सी बात है आपका टाइम तो लगेगा, लेकिन महंगा वो भी नहीं बैठेगा, वो सेम कॉस्ट बैठेगा। लेकिन आप ये देखें आपकी हेल्थ के लिए वो ज्यादा बेहतर है या जो आप बाजार से खरीद रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव ऐड है। अच्छा, लोगों को नहीं पता है प्रिजर्वेटिव क्या होता है। भाई, प्रिजर्वेटिव एक मेडिकेटेड कीड़ा है, अल्लाह ताला ने हर चीज में कीड़ा डेवलप किया है। 6 महीने में होगा किसी में, सही है ना, मतलब 1 साल में हो जाएगा, किसी में भी हो जाएगा, जैसे गंदम में 6 महीने में लग जाएगा। उसको उसकी डीकम्पोजिशन जो शुरू हो जाती है, जब आपके मुज़र सेहत हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली एक तरह का पॉइजन ही उसमें डालते हैं ना, आपके ना हो। जब हम वो खाते हैं तो प्रिजर्वेटिव वाला भी खाते हैं और वो जो कुदरत का है वो भी खा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई आप दोनों की गुफ्तगू से कि हम सबके ख़ानदान में एक ऐसी आंटी ज़रूर होती हैं जो किसी रेस्टोरेंट में भी जाएं या किसी दावत में भी जाएं और उनको अगर ये पता चल जाए कि जी ये हमने प्री मेड लिया था या ये रेस्टोरेंट का डिश सर्व हो रही है, तो वो हमेशा ये जुमला ज़रूर देती है, इससे बेहतर तो मैं घर में बना लेती और घर में काफ़ी सस्ता बन जाता। ये सच है बात आयशा? हाँ, ये सच है। आई टोटली एग्री विद दिस कि आप घर में अपने कम बजट में रह के भी बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं। चलो, केक बनाना तो एक एक्टिविटी है, आपको शौक है बेकिंग का, आपने कर लिया, ठीक है, मास्टर लोग बना सकते हैं। बिल्कुल, आप घर में वैसे केक्स नहीं बना सकते। अभी आपने प्रिजर्वेटिव्स का जिक्र किया, अंकल वो कह रहे थे कि जी 1 किलो टमाटर लेने आया था, आधा किलो ले लिए। कई खवातीन को मैं जानती हूँ वो घर में केचप बनाने का भी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो तो भाई आसानी से मिल जाता है, बाहर का इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर अब वो नहीं पता ना हमें कि उसमें टमाटर किस किस्म के डले या टमाटर है भी या नहीं है। बिल्कुल, अब हम तो अपने हाथ से एक एक टमाटर हमने चुन के उस केचप को घर में बनाया। बेशक हमारी मेहनत बहुत
बहुत लगी, लेकिन आपको इनर सेटिस्फेक्शन है। जो पैसे हम उसमें बचाएंगे वो हॉस्पिटल में खर्च करके आएंगे। घरदारी की टिप्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे बचपन में अम्मियाँ हमेशा हमें ये डांटती रहती थी कि रोटी बनाना सीखो, कैसी मेरी औलाद है, उसको ना सुई में धागा डालना आता है ना गोल रोटी बनानी आती है। लेकिन अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, आपको फ्रोजन रोटी भी मिल जाती है और यू नो इट्स सो मच ईजियर। ये हमारी मुश्किलात को कम कर रहा है या हमें लेजी बना रहा है, इस पे बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमारे साथ नाहिद आपा भी होंगी। नाहिद अंसारी घरेलू घरदारी और यू नो सलीके शारी में बेहतरीन टिप्स देती हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड। उनसे भी जानेंगे कि भाई ये जो किचन मैनेजमेंट, अब किचन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इस कॉम्प्रोमाइज से वापस इसको मैनेजमेंट पे कैसे ले जाया जाए। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारा आज का सब्जेक्ट किचन मैनेजमेंट, किस तरह किचन के एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाए। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें हमने यही इस्टेब्लिश किया कि चीज़ें अब थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही हैं, खुसूसन जो नई लड़कियां, यानी जो अब शादी करके अब अपना पहली दफ़ा अम्मियाँ जैसे डांटती थी ना, अब आटे दाल का भाव पता चलेगा, तो वो काफ़ी पता चल रहा है और उस भाव को कैसे मैनेज किया जाए इसके लिए कुछ टिप्स भी लेंगे। हमारे पैनल को अब ज्वाइन किया है नाहिद अंसारी साहिबा ने। नाहिद आपा को कौन नहीं जानता। पहले नई आप किचन और घर के एक्सपेंसेस को मैनेज करने लगी, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल, बेशक वो घर में हों या प्रोफेशनल्स हों, कि जब ये सुपरमार्केट या होम ग्रोसरी शॉपिंग होती है, 15 दिन की प्लानिंग करें, महीने की करें, 6 महीने का सामान एक दफ़ा ले लें, आप क्या रेकमेंड करती हैं लोगों को? मैं 6 महीने का तो नहीं रेकमेंड करती। हाँ। बिल्कुल भी नहीं करती। आज के वक्त में प्राइसेस आर चेंजिंग एवरी डे। सही। दिसंबर में मुझे याद है टमाटर हमेशा सस्ते होते थे। सही। दिसंबर में फुल, बिकॉज ये मौसम होता है। अब 40 से एकदम 120 130 पे चले गए। अब हम मौसम का फल तो और महंगा देते हैं, मौसम की सब्जी और महंगी देते हैं। जब आप मालूम करने जाएं तो आपको पता चलता है उनको पानी नहीं मिल रहा। हाँ। उनके साथ बहुत मसले हुए क्योंकि इतनी प्राइस जो है वो नहीं चेंज हो सकती। उनका भी आप सोचो, वो बेचारे सारा दिन खड़े बेच रहे हैं और अब टमाटर के बगैर हमारा गुजारा है भी नहीं। वैसे एक बात नाहिद आपा इस बारे में बड़ी अच्छी, लोग कहते हैं कि जो बेचारा सब्जी फरोश होता है उससे हर कोई बार्गेन करता है। ऑन दी अदर हैंड जब आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपको 2000 रुपए के इतने से नूडल्स भी दे और बड़े खुशी खुशी और बड़े अच्छे से खा के आते हैं। अली क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो एक हमारी साइको है। हाँ। वही वाली बात है कि एक बेचारा गरीब अगर कोई चीज बेच रहा है, वो अगर कोई बुके ही बेच रहा है, हाँ। तो हम वो कहेगा 100 रुपए का, हम उससे नेगोशिएशन करेंगे, हम कहेंगे 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। नहीं करना चाहिए। और शाम में जाएंगे किसी एक बड़े रेस्टोरेंट, वहाँ पे 2000 का खाना खाएंगे, 200 रुपए टिप भी देके आएंगे। चलिए, टिप तो बनती है लोगों की, लेकिन बेचारे को भी 100 रुपए देने। जैसे हम डिजाइनर जोड़ा भी लेते हैं, अगर कभी नहीं हमारे 6000 का हम जोड़ा ले लेंगे, 30 रुपीज की पिको कराने में हम बहस करेंगे। वेरी गुड एग्जांपल। वैसे अभी आपने जो सवाल किया था ना 6 महीने का राशन, मैं उस पर कहने वाला था, इतना बड़ा घर भी तो लोगों का 6 महीने का राशन सैलरी भी नहीं है भाई, 15 दिन में मैनेज हो रहे हो। घर बड़ा है भी, बिल बहुत छोटे। वी डू नॉट वांट गेस्ट्स। इस वक्त क्यों आ गए? पहले का जो वक्त था, हम लोग कोई आता था उनको रोकते थे। ये तो खाना खाने के लिए बात कर रहे हैं। यंग कपल्स को मैंने यहाँ तक देखा है, अगर मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, देयर आर टाइम्स जब वो ट्रॉली उनकी काउंटर तक पहुँचती है, बहुत बुरी रिवायत है, लेकिन आपस में लड़ते हैं, तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ है, तुम इसके पैसे दो। सो देयर आर टाइम्स। अब हम इन टाइम्स में रह रहे हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल मैंने अपने पैनल से किया था नाहिद आपा आपके आने से पहले, कि घर में एक आंटी ऐसी ज़रूर होती हैं या एक रिश्तेदार ऐसा ज़रूर होता है जो बाहर अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसको ये जरूर टोक लगाते हैं कि इससे बेहतर तो मैं घर में बना लेती। मैं वो हूँ। आप वो हैं। क्यों कहती हैं ऐसे आंटीज? देखो, ये बात नहीं है, बच्चों की वजह से यू हैव टू गो। और लाइक मुझे हर चीज ट्राई करने का भी शौक है। सही। मगर आई वुड नॉट लाइक टू गो एंड स्पेंड दैट मच मनी। मतलब वो दिल दुखता है। सही। और आपको पता है, जैसे आप नूडल्स की बात की, नूडल्स कितनी कॉस्ट आती है, कितनी? हाँ।
और वहाँ जाके जब जो डिश की प्राइस है ना उससे तो आधे में आप बना सकते हो, ये सच बात, आधे से भी कम में चाहिए। जो उनकी सर्विंग है, देखिए यू हैव टू थिंक ओवर इट। आप पहले के वक्त की बात अगर करें, आई थिंक वी ऑल शुड गो इन दैट टाइम, हर लिहाज से, बड़े होने के लिहाज से, खाने के हिसाब से, दावतों के हिसाब से, वो दस्तरखान भी होता था, बरकत भी होती थी, बड़े भी। आज कम लोग हैं और लोग ज़्यादातर बाहर खा रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं। रेस्टोरेंट में आप देखें रश है, कौन कहता है महंगाई है, कौन कहता है महंगाई, एवरीवेयर बच्चे खाना दस्तरखान है, यानी दुकानें भरी हैं, शोरूम्स भरे हैं, मॉल्स में रश कम नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हम वावेला भी उसी तरह करते हैं और ख़ुद ही चीज़ों की बरकत भी उड़ाते हैं। आयशा, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने सोचा होम बेस्ड ये करने का, ख़वातीन तो अक्सर कतराती हैं, वही कहती हैं कि भाई अपने घर की हंडिया रोटी हो जाए वो बढ़िया, आपने इसको भी काम बना लिया कि आपकी एक्सपर्टीज़ बन गई है? बिल्कुल, इसको एक शौक़ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, नई नई चीज़ें बनाऊँ। घर में तो सब लोग अप्रिशिएट करते ही थे, खाते भी थे, तो घर से ही मुझे ये मोटिवेशन मिली। लेकिन सवाल ये, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करती हो? घर का राशन अलग होता है और ये जो बिजनेस के लिए चीजें सामान होती है वो अलग होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए हमें बल्क क्वांटिटी में चीज़ें लेनी होती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी जगहों से लें जहाँ होलसेल रेट पे चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन क्वालिटी भी उनकी उतनी ही अच्छी हो जितनी हम नॉर्मल अपनी ग्रोसरी कर रहे होते हैं। अली, आपको कैसा लगता है कि सुपर मार्केट्स में, हमने पहले वो जो नाइद आपा बात करी थी, हमारे बचपन में अम्मी जाती थी, अम्मी सौदा लेती थी, हम अम्मी के साथ होते थे। अब अक्सर देखा गया सुपर मार्केट में, क्योंकि पैसे अब्बू के पास होते हैं, तो बहुत सारे अब्बू भी होते हैं और अब्बू अम्मी की वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हम देख रहे होते हैं। ये अच्छी रिवायत है कि अब घर का जो सौदा सामान है वो मर्द हजरात लाने लगे। अच्छा देखिए, उसको कुछ लोग नेगेटिव में लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव में लेते हैं। मैं समझता हूँ हमें दरमियान में लेना चाहिए। अच्छा। सही है। अब जब हम छोटे थे, जब हम जाते थे, तो वहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया, चीजें कम होती थी पहले। हाँ। इतनी प्रोडक्ट्स नहीं थी मार्केट में जितनी अब प्रोडक्ट्स हैं। पहले जिंदगी में इतना चार्म नहीं था जितना अब है। अब आपके हाथ में स्मार्टफोन है, अब आपके हाथ में घड़ी है, आपके हाथ में अंगूठी है, तो आपके पास कफलिंग्स हैं, तो आपके पास फलां। सिर्फ आप अगर अपने आप को ही देख लें तो आप 30 से 35 हज़ार रुपए के बन जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, चलते तो उसके बाद वैसी बात है ना, तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉस्ट डिडक्शन करनी पड़ेगी। या तो आप अपने ऊपर करें या फिर आप अपनी इनकम बढ़ाएं। तो अब जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बच्चे जाहिर सी बात है फरमाइश करते हैं, बच्चों को पूरा भी करना पड़ता है। तो ये होता है कभी एक को लेगा, एक को नहीं लेके गए, दूसरे को लेगा, तीसरे को नहीं लेके। एक बात बोलिए, जब आप जब भी जाएं शॉपिंग करने, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरमार्केट, हमेशा खाना खा के पेट भर के जाएं, सो के बगैर लड़े। उस दिन बच्चों को भूख नहीं लगती घर में। बच्चे नहीं, ये नाइद आपा बिल्कुल सही कह रही है। जब मैं भूख, अगर मुझे भूख बहुत लगी हो, मैं सुपर मार्केट में सब अच्छा लग रहा होता है और खाना खा के चले जाते थे। अब आजकल के बच्चे नहीं, आप बच्चों को ना बताएं कि मजबूरी में बच्चे जाते हैं। आजकल बच्चे जाना भी नहीं चाहते। हमारे ग्रोसरी को थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी बना लिया लोगों ने। स्टोर वहाँ पे सिर्फ चीनी और चावल ही दिखती थी। अब तो स्नैक्स भी बन रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल। ग्रोसरी शॉपिंग इज अ फन, पूरी फैमिली जा रही है एक्टिविटी। अच्छा, एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, कॉल्स भी हमारे पास पे नाइद आपा के पास वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। Of the two countries, we have had meetings with several of your business people, and I'm very happy that the direction in which it's going. The larger investments are in oil and petroleum. That will be followed by further investments in power and also in minerals. Ladies and gentlemen, I just want to clarify that in the case of power, Pakistan is not a low-cost country in the energy side. Our energy costs are high, and we are looking for ways and means of how to reduce our costs. The most viable way to reduce our costs is to concentrate on renewable energy, be it wind, be it solar. And it is here where the Saudi investors are coming forward in a very, very positive way. And I'm very grateful that, and we, inshallah, a lot of investment will come. And through
the investments in renewables will be able to bring the energy cost down. Today, renewable is 4% of our total energy mix, and we would like to take it up to 30%. In the case of mining and mineral development, Pakistan is at a very, very rudimentary stage, and any major investments in this sector from the Saudi side is most welcome. The other area of investments that we're hoping will stem from today's conference is investments in agriculture, food, in all other areas. We do look. That's most pleasing. We have a very large group of talented Pakistanis here, and I think would be better than to see the development of joint ventures. We have here our Pakistani business people from the engineering side, food, transportation, all the sectors are available here, chemicals, etc. And we truly look forward. We value our local parties as much as we value our Saudi investors, and we assure our Saudi investors that we will give them a level playing field vis-a-vis our Pakistani investors, and level playing field vis-a-vis the other nationals who have already come into Pakistan. We had a very constructive meeting with His Excellency this morning, and inshallah, as a result of that, more opportunities will open up. We are looking forward, we are looking at various options, be it a free trade agreement with the GCC and the removal of the restrictions that were placed on Pakistan some years ago. So that means our businessmen have a wider field to operate on. To conclude, Your Excellency, thank you ever so much for coming with the Saudi delegation. Thank you very much for all your wonderful suggestions that you gave this morning in our conference, and welcome to all of you to our country. And I sincerely hope that as a result of this get-together, there will be more and more investments and collaboration between our two countries. Thank you very much. तवानाई के शोबे में पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। हमारी इस शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं। सऊदी अरब इसी सिलसिले में अहम सरमायाकारी करने के लिए, हमारे साथ ताउन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत खुशाइंद है और दोनों ममालिक के मुफाद में है और आपस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का बायस भी बनेगा। ऐसा कहना था मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का, जो पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस वक्त आपको बताएं, इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस जारी है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अब से कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Honestly, we just felt a very warm welcome the minute our foot touched Pakistani soil. We felt really like we are in our second home. Pakistan is a nation of patience, a nation of dedication, a nation of really a success survival. As His Excellency was just mentioned, I think our two nations, the relation, the compass of the relation is going through a new direction. Hopefully, inshallah, in the right direction. And His Royal Highness Prince Mohammed
last night assured me to give you the assurances that for both business sectors that you are partners in this new relation. And where both governments need to do a lot in terms of communication, in terms of marketing our opportunities, in terms of more understanding each other, and in terms of really bringing issues to the table, from opportunities to challenges to bureaucratic challenges that you both face. And I can assure you, inshallah, that through such dialogue and through such constructive intention and such dedication, all these problems will be resolved. I honestly feel that I was just looking at the figures, although the figures, and I just read some figures for you, and I don't want to bother you with figures, but our trading volume is very moderate, although it reached 3.7 billion US dollars with an increase of 15% over last year, but that's really a moderate figure between the two countries that could do much, much more. I believe there is a lot of opportunities in Pakistan. I believe that we need to market these opportunities right. We need to attract more investors from both sides. I would like to thank the Board of Investments for having such a forum, and we need to be frank and honest and discuss issues and challenges and discuss real opportunities, so a constructive dialogue could be established and hopefully fruitful result will be achieved. All what I would like to say that the custodian of the two holy mosques have given us the direction to bring this relation into a strategic relation that could be understood and to both leaders, and we have to work together to achieve these wishes and these directions. And I can assure you that hopefully, inshallah, we'd like to invite you over to Saudi Arabia, and we'd like to have that this meeting can be constructive if we establish list of challenges, a list of issues that could be addressed. And I hope that through such dialogue we will enhance bilateral economic and social and multinational relation. And I'd like to take this opportunity to thank His Excellency and to thank the people of Pakistan for the warm welcome, and a special thanks to His Excellency the Prime Minister Imran, who has really proven to be a genuine, sincere sales agent for Pakistan. And I think that's the role that we are hoping for, to see for every leader. So we wish you the best of luck and the best of prosperous Pakistan and peaceful, and may God inshallah support the people of Pakistan and make it a great nation, and we will support you by any means. Thank you very much, Your Excellency. सऊदी वज़ीर तिजारत भी पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तानी कौम बाहिम्मत कौम है जिसने मुश्किल वक्तों में भी खुद को साबित किया है। हमारे ताल्लुकात अब एक नई और बेहतरीन डायरेक्शन की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस तरह तमाम चैलेंजेस का सामना कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान की सूरत में एक अच्छी मार्केट मौजूद है। सरमायाकारी करने के लिए भी हालात मौजूद नज़र आ रहे हैं।